तैयार है फिर पढ़ने के लिए? कुछ कुछ कल वाली बातें याद है? एक दफ़ा रिवाइज कर लें जल्दी से। कौन नहीं आता कल? कौन नहीं आता कल? कोई बात नहीं, आपसे नहीं पूछेंगे, जो आए थे उनसे तो पूछ लें। हाँ, लेकिन वो आज से एप्लीकेबल हो रहा है ना, इनको बता देते हैं। छुट्टी करने पे फ़ाइन है 200 रुपये का, टेस्ट मिस करने पे फ़ाइन है 100 रुपये का, फेल होने पे फ़ाइन है 70 रुपीज़ का। फेल होने पे 70 है, मिस होने पे 100 का है। जाग जो। और हमने अमाउंट वो एक फिगर भी निकाली थी मिनिमम मार्क्स की, वो कितनी थी? 20। 30 में से कम कितने मार्क्स लेने हमने? 20 से कम होंगे तो फाइन चार्ज होगा। एडवांस बुकिंग जारी है, उसको हम तोहफा देंगे, उसको हम एक अदद सलांटी खिलाएंगे, एक अदद जूस पिलाएंगे और दुआएं देंगे। और जो पैसे इकट्ठे होंगे हैं, नहीं, आप जिस दुआ की बात कर रहे हैं वो और दुआ है। वो दुआ जो घर वालों से मिलती है आपको, हम वो उस्तादों वाली दुआ की बात कर रहे हैं। क्या दुआ जी? कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 बेसिकली बात करता है मुख्तलिफ बातों पे। चैप्टर 1 स्कैटर्ड है, ऑडिट, अश्योरेंस, आईफैक, कंपनीज एक्ट, पता नहीं क्या क्या उन्होंने उस पूरे चैप्टर के अंदर डाल दिया। और एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा एकदम से इतने हैवी बातों को पढ़ना शुरू कर दे, मगर जो आईकैब एक्सपेक्ट करता है वो हम आपसे भी चाहते हैं। हाँ, यही है जो आईकैब आपसे एक्सपेक्ट करता है, हम आपसे भी वही चीज़ चाहते हैं कि आप भी उसको प्रॉपर्ली परस्यू करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं जा रहा हूँ। नहीं, भाई जो है वो कितने से फेल हुआ? 39 से। इतने सवाल ना करके भी आप 42 पे फेल हुआ, इतना सवाल करके भी आप 39। ये ऐसा क्यों हुआ? क्या रीज़न है? सर मुझे पता क्या लगता है, क्या? लोग मानते नहीं, मैं भी नहीं मानता, पर क्या? तो ज़्यादा लिखने की वजह से ना, हाँ, राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। है? क्या लॉजिक है ये? मतलब सर ये बार लिखना स्टार्ट कर चुका था। अच्छा। थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा लिख रहा था। अच्छा। इवन मैंने पेपर्स के साथ जाके एक बार में 5-6 घंटे खाली कर दी बॉल पेन? 5-6 घंटे 5-6 घंटे के अंदर? उस वजह से राइटिंग बहुत ज़्यादा ले चुकी। पढ़ा जा रहा था, मुझे उससे खुशी हो रही थी, मैं लिखी जा रहा हूँ। बाद में जब मैंने वो ओवर राइटिंग की वजह से आप पेपर नहीं निकल पाया, ये कहना चाह रहे हो? ओवर राइटिंग नहीं, चीज़ें वैसे भी थी, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर रहा था। दूसरा ये था कि कोई बात पेपर सैम्पलिंग में जो फेल हुआ है, सैम्पलिंग की वजह से फेल हुआ नहीं। 4 नंबर का पेपर था, मैं अब तो फेल कहूँगा। चलिए, जो होना था वो हो गया, अब वापस आ जाते हैं। चैप्टर 1 बेसिकली डिफरेंट बातें करता है। ऑडिट क्या है, अश्योरेंस क्या है, कंपनीज एक्ट क्या है, आईफैक किसे कहते हैं, आईएसबी क्या है, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके आपको एक सिंगल चैप्टर बना के दे देता है। आज का हमारा टारगेट ये सीखना है कि ऑडिट क्या है बेसिकली। और मेरे लिए अगेन आप सब बच्चे 0 पे खड़े हैं, क्योंकि इसमें वो बच्चे भी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और वो आप जैसे बच्चे भी जो कि लास्ट टाइम से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। तो इस वक्त कोई अजम्पशन नहीं है कि आप लोगों ने कितना कवर किया हुआ है, कितना कवर नहीं किया हुआ। ये ऑडिट किसे कहेंगे सर? क्या है ये ऑडिट? जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना, अकाउंट्स को चेक करना। आपके नज़दीक ऑडिट क्या है? हर चीज़ को एक तरीके से लेके चलना, अच्छी तरह चेक करना, वेरीफाई करना। हर चीज़ को अच्छे से लेके चलना, वेरीफाई करना, चीज़ों को चेक करना। सर ऑडिट मेरे नज़रिए में ये है कि आप मेक श्योर करते हैं कि जो सिस्टम इन प्लेस है वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है, जो चीज़ें जिस तरह होनी चाहिए उस तरह चल रही हैं। जो चीज़ें जैसी हैं वैसी चल रही हैं। नहीं, मतलब जो सिस्टम इन प्लेस सेट किया गया वो फॉलो, जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम फॉलो हो रहा है या फॉलो नहीं हो रहा? सर ऑडिट
जांच पड़ताल है, चेक करना। उनका भी हो सकता है ऑडिट। ऑडिट मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई फ्रॉड या मिसस्टेटमेंट हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हुई या नहीं बनी हुई। एहतसाब, माशाल्लाह, माशरे का एहतसाब, अकाउंट्स का एहतसाब करना। आपके नज़दीक ऑडिट क्या है? मैनेजमेंट के कामों को चेक करना, किसी भी चीज़ को रिव्यू करके अपना ओपिनियन, किसी भी चीज़ को एक दफ़ा चेक करके अपना ओपिनियन देना कि ये चीज़ सही बनी है या नहीं बनी। अकाउंट्स को चेक करना, अकाउंट्स को चेक करना। एक चीज़ जो आप सब लोगों ने कही वो है चेक करना, जांच पड़ताल करना, इवेलुएट करना। बेसिकली एक ऑडिटर का यही काम है कि कंपनी के बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पकड़े, कंपनी के बनाए हुए अकाउंट्स को पकड़े और उसमें से गलतियां तलाश करें। ये देखें कि ये अकाउंट्स सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए, और अगर सही नहीं बने हुए तो उनको सही करवाए और फिर एंड के ऊपर जाते जाते एक रिपोर्ट दे के जाए कि हमारे नज़दीक तुम्हारे अकाउंट्स सही बने हुए हैं। और अगर कंपनी वो चीज़ें सही नहीं करती है तो फिर एक और रिपोर्ट दे के जाए कि हमारे नज़दीक तुम्हारे अकाउंट सही नहीं बने हुए। ये एक बहुत ही सादा प्लेन डेफिनेशन है किसकी? ऑडिट की। ऑडिट में क्या है? एक नुमाइंदा आएगा, उसका नाम क्या होगा? ऑडिटर। कौन लेकर आएगा? कंपनी की मैनेजमेंट। कंपनी के मैनेजमेंट ने एक नुमाइंदे को अपॉइंट किया, उसको कहा कि आओ और आके चेक करो कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ये अकाउंट सही बने हुए हैं। वो नुमाइंदा आएगा, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पकड़ेगा, वन बाय वन करके चीज़ों को वेरीफाई करता जाएगा, जो गलतियाँ होंगी साथ साथ निकालता चला जाएगा और उनसे ठीक करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अगर तो वो गलतियाँ मैनेजमेंट के लोग ठीक कर दें, इट मीन्स के चीज़ें सही तरफ जा रही हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि ये अकाउंट्स सच्चे बने हुए हैं, साफ़ बने हुए हैं और सच्चे बने हुए हैं। और अगर मैनेजमेंट मेरी गलतियाँ ठीक नहीं कर रही हैं, इट मीन्स कि मैं ये कहूँगा कि हमारे नज़दीक तुम्हारे अकाउंट्स सही, साफ़, सच्चे नहीं बने हुए। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, आप लोग हो चुके हैं माशाल्लाह से बहुत बड़े। अकाउंट्स का वर्ड यूज़ करते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है। मेन वर्ड क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नोट्स, कंपैरेटिव्स। दोबारा बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, डिस्क्लोजर नोट्स और कंपैरेटिव्स। ये 6 चीज़ें मिलकर बनाती हैं क्या? आपका नहीं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इन 6 चीज़ों को वेरीफाई किसने करना है आके कि ये सही बनी या नहीं बनना है? ऑडिटर ने। तो ऑडिटर भाई साहब आएंगे, आके वन बाय वन चीज़ों को इवेलुएट करेंगे, अपने कुछ लगाएंगे प्रोसीजर्स और ये बताएंगे कि आपके ये अकाउंट्स सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए। ऑडिट क्या है? बेसिकली अकाउंट्स की ऑफिशियल एग्जामिनेशन। ये वर्ड ऑफिशियल यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ऑफिशियल क्यों? क्योंकि ये कोई आप कह सकते हैं कि मजाक नहीं हो रहा। अगर कानून आपसे कह रहा है कि आओ और आके चीज़ों को चेक करो, तो आपने आके चीज़ों को वेरीफाई करना है, आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। इट इज़ एन ऑफिशियल ड्यूटी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। ऑफिशियल का एक और वर्ड भी होता है लिखने, स्टैट्यूटरी। वो बंदा आएगा और आके अकाउंट्स को वेरीफाई करेगा कि ये अकाउंट सही बने हुए या नहीं बने हुए। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो आए और आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पकड़ के वेरीफाई करे, उस पर ओपिनियन दे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं या नहीं एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये बने या नहीं बने एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? ये क्या है? ये रूल्स होंगे
ये क्या होते हैं? ये रूल्स होते हैं। किस चीज़ के रूल्स? बेस के ऊपर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये वो रूल्स हैं जिसकी बेस पे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई नाम ले सकते हैं? IAS, IFRS, जिसकी बेस पे अकाउंट्स खड़े होते हैं। अच्छा, कोई और नाम? गैप हो गया। US गैप्स हो गया। कोई और नाम? स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग, IAS हो गया। फिर इंडिया के अपने हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। US के अपने हैं, US गैप्स। आयरिश के अपने हैं, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के अपने हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? वो सेट ऑफ रूल्स, वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जिसके मुताबिक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसके मुताबिक अकाउंट्स खड़े किए जाते हैं। क्या हर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पाकिस्तान में अप्लाई होता है? नहीं होता। पाकिस्तान में चलता कौन सा? IFRS। जब हम लोग वर्ड IFRS बोलते हैं, इसके अंदर IAS ऑटोमेटिकली शामिल हो जाता है। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से मुराद है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि उस मुल्क के कानून के मुताबिक क्या है? एप्लीकेबल। और हमारे लिए कौन से हैं? IFRS। हमारे लिए कौन से हैं? IFRS। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक ऑडिटर आएगा और आके ओपिनियन दे के जाएगा, हमें बता के जाएगा, और ये ओपिनियन रिटन फॉर्म में होती है कि क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बने हैं या नहीं बने हैं। अगर बने हैं तो हम कहेंगे वेरी गुड, तुम्हारी साफ़ रिपोर्ट है, और अगर नहीं बने हैं तो हम कहेंगे वेरी बैड, तुम्हारी ख़राब रिपोर्ट है। यहाँ तक ओके? यहाँ तक ओके हो गया? अच्छा, एक ऑडिट करवाने के क्या फ़ायदे होंगे? सर क्या फ़ायदे हैं? एक कंपनी क्यों कराएगी ऑडिट? अकाउंट्स की विजिबिलिटी हो जाती है, अकाउंट्स की विजिबिलिटी चेक की जा सकती है, उसकी स्ट्रेंथ देखी जा सकती है कि वो अकाउंट सही बने हैं या नहीं बने। सर शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, गवर्नमेंट बॉडीज, SACB, क्या करें इनका? इन सब के लिए कि कंपनीज में जो है काम सही हो रहा है, कोई फ्रॉड नहीं। कंपनियां अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटियां प्रॉपर्ली फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, स्टैट्यूटरी भी और नॉन स्टैट्यूटरी भी। सर क्या फ़ायदा होगा एक ऑडिट करवाने का? सर इंटरनल अगर कोई फ्रॉड हो रहा है या इंटरनल कोई इश्यूज हैं जो कंपनी को एक्सेप्ट को अवेयर नहीं है, वो आउटरी ओपन आते हैं उनके लिए। कंपनी के अगर इंटरनल मामला कुछ ख़राब हैं तो वो ऑडिट करवाने से वो चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी और वो चीज़ें कुछ हद तक हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सर मैनेजमेंट को पता लग जाए काम से कि मैनेजमेंट ऐसे काम कर रही है, काम नहीं कर रही है। क्या फ़ायदा होगा? एक कंपनी क्यों करवाएगी अपना ऑडिट? उसको क्या मिलेगा ऑडिट? है रिक्वायर्ड बाय लॉ भी होता है, मजबूरी है, उसका फ़ायदा तो नहीं है ना। क्या फ़ायदा मिलेगा अगर एक कंपनी चाहती है कि उसका ऑडिट हो? उसका फ़ायदा क्या है? क्या मिलेगा उसको ऑडिट करवा के? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अगर ऑडिटर रिपोर्ट हो तो मतलब क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि अगर भाई ने एक कंपनी रखी हुई है और उस कंपनी ने लेना लोन, उस फाइनेंशियल्स के साथ अगर एक और रिपोर्ट लग जाए उसके साथ लिखा हो ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो बैंक वाले वो लोन आपको जल्दी दे देंगे। अगर वो रिपोर्ट ना लगी हो तो बैंक वालों को डाउट होगा क्या कि जो इन्होंने बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो पता नहीं सही है या नहीं है, वो शायद गलत तो नहीं बने हुए, झूठे तो नहीं बने हुए, मकार तो नहीं है। क्या फ़ायदा होगा? तो ये फायदा होगा कि कंपनी चेक कर सकती है जो उसकी कंपनी को एप्लीकेबल है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसके मुताबिक चलती है कि नहीं। कंपनी ये देख सकती है कि जो उसके अकाउंट्स बने हैं वो अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्या फ़ायदा होगा? यही मैनेजमेंट वगैरह का बता सकते हैं। कोई और फ़ायदा भी बता दो यार, तुम्हारी मेहरबानी। सारे करते हैं। कोई बात, बहुत फ़ायदा है। कोई और फ़ायदा? एक कंपनी ने ऑडिट करवाना है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन बढ़ जाती है, ये भी फ़ायदा है। मैं दोबारा आऊँगा, फ़ायदा। कंट्रोल्स वगैरह सही है। कंपनी अपने कंट्रोल्स, अपने प्रोसीजर्स, अपने SOPs सही से अप्लाई कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। कंपनी के ओनर्स को पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या कर रही है। कंपनी के ओनर्स को पता चल जाएगा कि कंपनी की मैनेजमेंट किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रही है। में इससे क्या फ़ायदा होगा? एक कंपनी ने ऑडिट करवाना है, क्या फ़ायदा मिलेगा उसको करवा के?
नहीं, कोई नया पॉइंट बताएं, एनी न्यू पॉइंट। सेल्स उन्होंने ज़्यादा बुक की हुई है तो उसको बताइए। अगर सेल्स उन्होंने ज़्यादा बुक की हुई हैं वाया एरर या वाया फ्रॉड, तो वो हमारे सामने आ सकती हैं। वापस आते हैं आप पे, आपका एक पॉइंट मैसेज है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं अंदर तो उनका पता अगर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कोई मसले वगैरह चल रहे हैं, तो ड्यूरिंग ऑडिट वो सामने आ सकते हैं। कोई और पॉइंट, कोई अच्छा पॉइंट निकालो ना। नहीं, मुझे आपसे पॉइंट चाहिए अच्छा सा। और कोई आप में से इसके बेनिफिट्स के ऊपर कोई बात करना चाहे? कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ये वाली कंपनियाँ। एक्सटर्नल ऑडिट चाहिए नहीं होता उसके लिए भी ज़रूरी होता है। चलें, भाई कहना चाह रहे हैं कि अगर एक कंपनी ने रजिस्टर होना है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके लिए वो अपना ऑडिट करवा सकती है। और कोई फ़ायदा? कंपनी गोइंग कंसर्न रखती है या नहीं रखती है? कंपनी अगले 12 महीने चल सकती है या नहीं चल सकती, ये हमें पता चल जाता है एक ऑडिट करवा के। और आहिस्ता आहिस्ता भाई जो है ना वो दाखिल हो गए हैं 500 सीरीज़ के अंदर। पहले 70 बताया, फिर 60 बताया, अब मैंने आगे जाके 80 बता देना है। भाई ये कहना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग ऑडिट हमें ये भी पता चल जाता है कि साल ख़त्म होने के बाद के जो इवेंट्स हैं वो हमारे करंट ईयर के लिए रेलेवेंट हैं या नहीं है। हालांकि ये पॉइंट बिल्कुल भी इररेलेवेंट था, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई और फ़ायदा? कोई और फ़ायदा नहीं, एक सेकेंड, कोई और फ़ायदा दसो। याद नहीं आ रहा। यहाँ से कोई फ़ायदा और बताना चाहेगा? यहाँ से कोई फ़ायदा बताना चाहेगा? कोई और फ़ायदा आपको नहीं किया है? मैनेजमेंट ये कंफर्म कर सकती है कि उन्होंने वो ड्यूटीज़ जो कि बाय लॉ डिफाइंड है और वो ड्यूटीज़ जो कि बाय लॉ डिफाइंड नहीं है मगर उन पे इम्पोज हुई हुई हैं, क्या वो ड्यूटीज़ सही से निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं। क्या एक्चुअल डेटर्स और क्रेडिटर्स कितने हैं वो हमें आइडिया मिल जाता है, जिसमें से फेक कितने हैं वो बाहर हो जाते हैं। ये कुछ फ़ायदे हमें किताब ने बताया और मोरलेस ये वही बातें हैं जो कि आपने मुझे ऑलरेडी बताई हैं। इट इंक्रीजेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंफर्म करती है टू मैनेजमेंट के क्या उन्होंने ड्यूटीज़ परफॉर्म की हैं, स्टैट्यूटरी भी और नॉन स्टैट्यूटरी भी। फीडबैक देता है ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, फीडबैक देता है ऑन इंटरनल कंट्रोल। और जहाँ पे कंट्रोल्स वीक हो तो ऑडिटर मशवरे देता है कि कैसे कैसे आप अपने कंट्रोल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर कंपनी के रिस्क को मिनिमाइज करता है, कम से कम करता है और कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो कि किताब ने डिस्कस किए हैं ऑन स्टैट्यूटरी ऑडिट। यहाँ तक कोई सवाल? ज़्यादा कॉल हो गए, चलें आगे, पक्की बात है। मुझे बताइए मेंबर में और शेयर होल्डर में क्या फ़र्क होता है? शेयर के पास शेयर वगैरह होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं, बोर्ड मीटिंग्स के। वो क्या होता है? जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो उसके पास शेयर नहीं होते? होते हैं, उसके में फ़र्क है? वो फाउंडर में उसमें आते हैं। जिनके नाम मेमोरेंडम में लिखे जाते हैं। नहीं, एक मेंबर में और एक शेयर होल्डर में क्या फ़र्क है? बेसिक फ़र्क बताएं मुझे। जिनका नाम डॉक्यूमेंट्स में मतलब रजिस्ट्रार्स के पास, जिनका नाम डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, भाई करीब करीब पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वो मेंबर होते हैं जिन्होंने शेयर बाय किया लेकिन उनका नाम अभी तक एग्जैक्टली मेरे पास अगर पीआईए के शेयर्स हों, मैंने आपसे लिए हों और मैंने कंपनी को नहीं बताया कि मेरे पास पीआईए के शेयर्स हैं, मगर शेयर्स किसकी पोजीशन में है? मेरी, मैं शेयर होल्डर हूँ, मगर कंपनी के रिकॉर्ड्स में किसका नाम आएगा? इन भाई का नाम आना होगा। तो कंपनी के लिए मेंबर कौन है? आप। मगर शेयर्स किसके पास है? डिविडेंड किसको आएगा? आपको। और आप वो डिविडेंड आगे। तो ये डिफरेंस पता चल गया मेंबर्स में और शेयर होल्डर्स में क्या फ़र्क है। अगला सवाल, डायरेक्टर्स में और मेंबर्स में क्या फ़र्क है? डायरेक्टर्स में और मेंबर्स में क्या फ़र्क है, या डायरेक्टर्स में और शेयर होल्डर्स में क्या फ़र्क है?
डायरेक्टर्स को मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं और मेंबर्स एजीएम के ऊपर डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ये डायरेक्टर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि स्किल्ड पर्सन्स होते हैं, जो कंपनी को चलाना जानते हैं, और नॉर्मली इनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स होती हैं। तभी जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनका भरोसा बनता है कि भाई चूँकि इनके पास भी शेयर्स हैं, इनके अपने भी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है और ये स्किल्ड पर्सन्स हैं, तो ये इस कंपनी को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। अगला सवाल, एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है कंपनी को चलाने के लिए, वो किसको अकाउंटेबल है? शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि पैसे किसके लगे हुए हैं? इसका मतलब है कि एक अकाउंटेबिलिटी का इंटरनल कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है बिटवीन डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। एक कॉन्सेप्ट आपने मिलता जुलता पढ़ा था बिजनेस लॉ में, याद है कुछ? बिजनेस लॉ में एजेंसी, एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। तो इस केस में डायरेक्टर्स कौन है, प्रिंसिपल या एजेंट? और शेयर होल्डर्स कौन है? और क्या हर एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए लायबल होता है? इसका मतलब है हर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि वो कंपनी के एसेट्स का सही से इस्तेमाल करे और कंपनी के एसेट्स को सही इस्तेमाल करके जो उससे रेवेन्यू आ रहा है, जो उससे प्रॉफिट आ रहा है, उसको वो सही डायरेक्शन में अप्लाई करे। कंपनी के डायरेक्टर्स को चाहिए कि वो कंपनी के एसेट्स को पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज वो कंपनी के साथ क्या करेंगे? धोखा। डायरेक्टर्स आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑपरेट द कंपनी। उन्होंने कंपनी को डायरेक्शन देनी है, कंपनी को चलाना है। इसको हम बड़े प्यार से कहते हैं स्टीवर्डशिप। इसको हम बड़े प्यार से कहते हैं स्टीवर्डशिप। क्या मतलब? ये वो लोग होते हैं जो कि कंपनी को चला रहे होते हैं, कंपनी को ऑपरेट कर रहे होते हैं, इनके हाथ में कंपनी का स्टीयरिंग होता है, वो जिस मर्जी डायरेक्शन में चाहे कंपनी को लेके जा सकते हैं। तो स्टीवर्डशिप कौन है? स्टीवर्ड्स कौन है? कंपनी के डायरेक्टर्स। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रू एंड फेयर का। एनी वन जिसको हल्का फुल्का सा आइडिया हो, अकाउंटिंग में बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं ट्रू एंड फेयर। ये क्या होता है? क्या ट्रू एंड फेयर किसे कहते हैं? ट्रू सही और फेयर उसकी प्रेजेंटेशन का सही होना। चलिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये एसी है, इस एसी को कंपनी ने परचेज किया था 3 लाख रुपए का, परचेज किया 1 जनवरी पे, और साल के बाद कंपनी ने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की और पूरा का पूरा 3 लाख उठा के लिख दिया कंपनी के नॉन करंट एसेट्स के अंदर। क्या ये फिगर सही आ रही है? नहीं। नॉर्मल हम अज्यूम करते हैं, लेट्स से कि इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी 10% पे, अज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी ने 3 लाख की फिगर जो रखी है अकाउंट्स के अंदर, वो गलत है। वो गलत है। होनी क्या चाहिए थी? 270,000। शो क्या कर रहे हैं? 300,000। मगर शो कहाँ पे कर रहे हैं? क्या एसी एक नॉन करंट एसेट है? है। इसका मतलब है कि कंपनी ने जो वैल्यू डाली है वो ट्रू नहीं है, वो ट्रू नहीं है। मगर चूंकि वो प्रेजेंट अपनी सही जगह पे हो रही है, वो फेयर ज़रूर है। ट्रू नहीं है मगर फेयर ज़रूर है। एक और मिसाल लेके चलते हैं। इन्होंने 30,000 की डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर ली, 270 की फिगर थी मगर करंट एसेट्स में आ रही थी। अब क्या करें? अब ये ट्रू नहीं है, नहीं सॉरी, ट्रू है मगर फेयर नहीं है। ट्रू है मगर फेयर नहीं है। तो इसका मतलब है कि अकाउंट्स मेरे ट्रू भी होने चाहिए और फेयर भी होने चाहिए, वैल्यू भी सही आए और जहाँ पे क्लासिफाई होना है वहाँ पे क्लासिफाई भी हो रहा हो। तो 270 की फिगर भी आनी चाहिए और उसको कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? नॉन करंट एसेट्स के अंदर। तब जाके हम कहेंगे कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। तब जाके हम कहेंगे कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। ये बात समझ आ गई? ट्रू एंड फेयर व्यू क्लियर हुआ?
वैल्यू भी सही होनी चाहिए और उसकी प्लेसमेंट भी सही होनी चाहिए। अगर दोनों में से किसी भी जगह पे ख़राबी है तो तुम्हारे अकाउंट्स फिर क्या बने हुए हैं, ख़राब बने हुए हैं। अगर ये गलती है, ये गलती है या ये गलती है, दोनों को ठीक होना चाहिए। और ये ठीक कौन कराता है, ऑडिटर। ये करवाना किसकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की। डन डन। क्या आपके नज़दीक ऑडिट के कुछ नुकसानात भी हैं? क्या नुकसानात हैं ऑडिट के? कॉस्ट ज़्यादा कॉस्टली होता है। क्या नुकसान है? स्टाफ को इश्यूज हो सकते हैं ड्यूरिंग ऑडिट। स्टाफ तंग आ जाता है, बार बार ऑडिटर आता है, आगे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, मीटिंग्स करता है, बातचीत करता है, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, कभी ये एक्सेस, कभी वो बातें। तो स्टाफ बेचारा हमेशा ही परेशान रहता है। फिर भाई ने कहा कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है। सर आपके नज़दीक क्या नुकसान है एक ऑडिट को करवाने के? सर एक उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, वो तो हो गया ना, कॉस्ट की बात हो गई हमारी। उसके बाद क्या नुकसान हो गया? नुकसान बताने हैं आपने। एक कंपनी ऑडिट करवा रही है मगर फ़ायदे के साथ साथ उसको नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है। उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और एक जो है वो उसका एम्प्लॉइज जो होंगे वो तंग हो गए। वो हो गया, दोनों पॉइंट हो गए हैं। मज़े की बात तो ये है। चलिए आप सोच लें। सर नुकसान, सर टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है प्रोसेस पूरा। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ये प्रोसेस 3-4 महीनों का होता है, ये डेडिकेटेड टाइम रिक्वायर करता है। ऑडिटर सैम्पलिंग बेस पे काम करता है। क्या मतलब है इस चीज़ का, आप ही बताएंगे। पूरा आइटम सेट करता है, उसमें कुछ मज़े की बात यह है कि ऑडिटर 100% चीज़ों को वेरीफाई नहीं करता। उसके लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, उसके लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक कंपनी ने पूरे साल में ट्रांजैक्शंस करनी है, और कंपनी में क्या सिर्फ एक वाहिद डिपार्टमेंट होता है? नहीं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, और हर डिपार्टमेंट ने डेली की 100-200 एंट्रियाँ पास करनी होती हैं। तो जब बेचारा ऑडिटर आता है वो 100% चीज़ों को तो वेरीफाई नहीं कर पाता। वो कितनी वेरीफाई कर सकता होगा? 60%, 70%, 80%, बहुत ही कुछ छलांग मार देगा तो 85%। ये फिगर्स कहीं स्टैंडर्ड में लिखी नहीं हुई हैं, ये एक जजमेंट होती है। हम बेसिकली कहना ये चाहते हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऑडिटर 100% चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर सकता, वो सैम्पलिंग पे चलता है। अगर एक बॉक्स में 100 पर्चियाँ हों तो वो 100 के 100 वेरीफाई नहीं करेगा, उस 100 में से कोई 60-70 निकालेगा, वो वेरीफाई करेगा, और उन 60-70 का जो रिज़ल्ट आएगा वो उस 100 पे प्रोजेक्ट करेगा। वो 100 पे करेगा क्या? प्रोजेक्ट। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। आपने एक वर्किंग करनी है, मैं कहता हूँ 100 आइटम्स हैं, 60 उसने वेरीफाई की हैं। इस 60 में से 42 चीज़ें ठीक हैं, 18 चीज़ें ख़राब हैं। मुझे बताइए अगर 60 में से 42 ठीक हैं तो 100 में से कितनी ठीक होंगी? अगर 60 में से 42 ठीक हैं तो 100 में से कितनी ठीक होंगी? निकाल के बताएं। सौ चीज़ें हैं, वेरीफाई उसने 100 नहीं की, 60 वेरीफाई की हैं। 60 का रिजल्ट है 42 ट्रांजैक्शंस ठीक है, 18 ख़राब है। तो अगर 60 में से 42 ठीक हैं तो 100 में से कितनी ठीक हो सकती हैं? हैं? कैसे निकाला? 42 को आपने ऊपर रखा होगा, 60 से आपने डिवाइड किया होगा और मल्टीप्लाई किया होगा। आंसर क्या है? 70, पूरा 70 है। तो ऑडिटर कहेगा कि भाई मेरे नज़दीक 70 चीज़ें दुरुस्त हैं। इन माई व्यू 70% ऑफ द थिंग्स आर ओके। चेक उसने कितनी की? 60। आंसर क्या आया था? 42। तो अगर 42 60 में से है तो 100 में से 70। ये सैम्पलिंग है। इसके साथ इसके अपने भी रिस्क अटैच्ड हैं, तो इसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में जाके। बट जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट, एक ऑडिटर 100% चीज़ों को वेरीफाई नहीं करता, वो सैम्पलिंग बेस के ऊपर काम कर रहा होता है।
और कोई नुकसान आपने 2 बताने हैं। वो कह रहा पन्ना वही अभी बता के हटाऊँ, वो सैम्पलिंग पे काम करता है या 100% वाली बात वही है, कोई नया पॉइंट निकाले। बिजनेस एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती है। अच्छा पॉइंट है। ड्यूरिंग ऑडिट बहुत सारे काम हमें कंपनी के रोकने पड़ते हैं, तो इससे कंपनी वाले भी परेशान होते हैं। 2 बातें, 2 नुकसान आपने बताने ऑडिट के। पूरी क्लास आपकी तरफ मुतवज्जा है, आप इस वक्त स्पॉटलाइट में हैं। नुकसान कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिस्क होता है आउट ना हो जाए। वैसे तो आउट होती नहीं है, मगर एक रिस्क हमेशा होता है। सर जब वर्कर काम कर रहे होते हैं उनका टाइम ज़ाया होता है, जब ऑडिटर बार बार उनको तंग करता है इंफॉर्मेशन। ये 2 दफ़ा ये बात हुई यहाँ पे। बस फिर मैं ये हाँ जी, इतना रिसोर्स लगाने के बाद भी ऑडिटर ओपिनियन दे रहा है, इतना रिसोर्स लगाने के बाद भी 3-4 महीने काम करने के बाद भी वो ओपिनियन देता है, वो 100% गारंटी की तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो पूरा काम भी नहीं करता। वो क्या करता है? सैम्पलिंग वापस आते हैं। सर ये भी है कि अगर मैनेजमेंट का कोई रिश्तेदार निकला है ऑडिटर, ठीक है, तो वो तो उसकी साइड वो तो पॉइंट ही नहीं ना होता। पहली बात तो ये है। आगे चलो भाई, ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके उस ऑडिटर की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अभी भी आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। आता हूँ 2 पॉइंट्स पर लेकर आऊँगा, या 2 पॉइंट्स बता दें, या चलें गेम खेलते हैं, या 2 पॉइंट्स बता दें, या अगले सवाल का आंसर दे दें। चलें वापस आते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस, कुछ भी कर लो, एक ह्यूमन एरर हमेशा पॉसिबल है। ऑडिटर कौन है? इंसान, और हर इंसान के साथ कोई ना कोई रिस्क अटैच होता है। भाई ऑडिट करने के लिए आया मगर घर से लड़के, तो उसका दिमाग उतना हाजिर नहीं होगा। और कोई नुकसान यहाँ से, कोई और नुकसान अगर आप ऐड करना, कोई और नुकसान अगर आप ऐड करना चाहते हो बीच में, कोई नुकसान नहीं ऐड करना यहाँ से, कोई नुकसान अगर ऐड करना चाहते हो, पक्की बात है। एक ऑडिटर को नॉर्मली हम पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, या उतना टाइम ही नहीं होता कि हम उसको सब चीज़ें बता सकें, या अगर प्रोवाइड करने की बारी होती भी है तो हमें कुछ बातें उसे छुपानी पड़ जाती हैं। उसको कहते हैं स्कोप लिमिटेशन, जिससे वो पूरा एविडेंस हासिल नहीं कर पाता। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। 2 वर्ड हैं, परसुएसिव और कंक्लूसिव। सवाल ये था, इस लाइन का मतलब बता दें। ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। सारी क्लास आपके ऊपर टिकटिकी बांध कर देखते हुए बताएं, मुश्किल सवाल पूछ लिया। परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता। हाँ बताओ, जितना आता बताओ। बिल्कुल ये नहीं है कि आपने कंक्लूड कर दिया। अच्छा, कुछ चीज़ें फिर भी मीनिंग रह जाती हैं। अच्छा चलें एक मिसाल के तौर पर चलते हैं। आप लोग इस क्लास में आगे बैठे हुए हैं, पीछे मुड़ कर देखें, वो क्या लगा हुआ है दीवार पे? एसी लगा हुआ है। नहीं, मैं उसके ऊपर की बात कर रहा हूँ। एक नॉन करंट एसेट लगा हुआ है इस कमरे के अंदर। आप लोगों की प्राइम अजम्पशन क्या होगी? ये एसी किसका है? इदारे का, कॉलेज का। कॉलेज ने परचेज भी किया है और कॉलेज ने इसकी फिटिंग भी कराई है और ये चल भी रहा है। इसका मतलब है कि आप दीवार पे लगे हुए एसी को देख के अपने आप को मुतमिन कर रहे हैं कि ये एसी वाकई में इन्होंने ख़रीदा होगा और ख़रीदने के बाद इंस्टॉल किया होगा और इंस्टॉल करने के बाद चलाया होगा और चलाने के बाद ये आपको ठंडी हवा भी इस वक्त प्रोवाइड कर रहा है। ये एसी जो दीवार पर लगा हुआ है, और अगर आपको ये लोग उसकी रसीद भी दिखा दें
कि हमने यहाँ से ये एसी बाय किया है, ये 2 एविडेंस आपको परसुएड कर रहे हैं, आपको मजबूर कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ माननी ही पड़ेगी। तो अक्सर जो हमें एविडेंस मिलते हैं वो परसुएसिव होते हैं, हमें उस चीज़ के ऊपर एग्री होना पड़ता है। हो सकता है ना, मगर वो क्या है, परसुएसिव है। हमें उस वक़्त बहालत मजबूरी उस एविडेंस को मानना पड़ता है, उसको वेरीफाई करेंगे, मगर फॉर द टाइम हमें उसको कबूल करना पड़ेगा, रादर देन कंक्लूसिव। कितना ही अच्छा होता कि आप लोग जिस टाइम पे ये एसी लगा मौजूद होते, ये लोग उस एसी की जो रिक्वायरमेंट है आपके सामने फ़ोन पे देते, डिलीवरी वाला आता, आपके सामने इंस्टॉल होता, आपके सामने पेमेंट होती, आपके सामने ये पूरी ट्रांजैक्शन होती। अब ये परसुएसिव नहीं है, ये कंक्लूसिव है। ये 100% आपको यकीन है कि ये एसी इसी कॉलेज का है, इसी क्लास का है और इन्हीं की ओनरशिप में है। दिस इज़ कंक्लूसिव। तो ऑडिटर क्या 12 महीने के लिए काम करता है वहाँ पे? नहीं, वो कब जाता है? साल के एंड पे, आखिरी के 3-4 महीनों में। तो उसको जो चीज़ मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है बहालत मजबूरी उसको उस वक़्त माननी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होते हुए वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो वो किसी को भी कंक्लूसिव निगाह से नहीं देख सकता। हर एविडेंस से वो परसुएड हो रहा होता है, खुद को यकीन दिलवा रहा होता है कि हाँ यार ये चीज़ ऐसी ही हुई होगी, हुई है नहीं, हुई होगी। याद है? क्लियर है? किताब हमें कुछ लिमिटेशंस बताने की कोशिश कर रही है। किताब कहती है कॉस्ट, आप लोगों ने बता दिया। किताब ने कहा डिसरप्शन, आप लोगों ने बता दिया। फिर एस्टिमेट्स, क्या अकाउंट्स बनाते हुए यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन रेट, क्या स्टैंडर्ड ने फिक्स किए हैं? नहीं, ये उनकी तरफ से क्या होता है? एस्टिमेट्स। तो जब मेरे अकाउंट्स ही एस्टिमेट्स की बेस पे बने हुए हैं तो मेरा ऑडिट भी किस पे होगा? एस्टिमेट्स की बेस पे। फिर हमारा ये काम नहीं है कि हम कंपनी के फ्रॉडिये को पकड़ें। अनफॉर्चुनेटली जो आप लोग मूवीज़ में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं कि वो जो बाजीराव सिंघम है वो गया और उसने फ्रॉडिये को पकड़ा और घसीटते हुए जो है वो कोर्ट लेकर गया और जाके उसको साबित किया कि ये दोषी है। ये काम यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे उसका मेन काम क्या है? ये बताना कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो फ्रॉड को पकड़ना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बट अगर कोई फ्रॉड उछल के सामने आ जाए तो फिर वो उसको छोड़ता भी नहीं है। फ्रॉड के ऊपर लिख लें, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड है ISA 240 चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 1 बेसिकली बहुत सारी बातें आपको एक ही दफ़ा में बताने की भरपूर कोशिश करता है, मगर हमने ब्रेक लगा के चलना है। ऑडिटर सैम्पलिंग पे काम करता है। अगेन सैम्पलिंग का भी एक पूरा स्टैंडर्ड है चैप्टर 4 में, ISA 530, वो उस पर बात करेंगे। फिर ये वाली बात हम लोगों ने कर ली और परसुएसिव वाली बात भी हम लोगों ने कवर कर ली। यहाँ तक कहानी समझ आ गई है? पक्की बात है। टाइम क्या हुआ? 15 मिनट लगते हैं ना? पक्की बात है। आपके पास एक अदद नोटबुक होनी चाहिए। मैंने कल क्या कहा था, इतना कुछ कर भी लेंगे और लिखने के लिए मार्जिन भी निकल आएगा। है कोई नोटबुक? है? निकालो जरा बाहर। कोई कागज है? अच्छा है। आपके सामने 3 सवाल है। स्प्रिंग 11, स्प्रिंग 17, ऑटम 19। आप लोगों ने नीचे वाला सवाल छोड़ के सिर्फ ऊपर वाले 2 सवालों को लिखना है। एक 3 नंबर का है, एक 6 नंबर का है। पहला सवाल क्या है? लिस्ट डाउन द 3 रीजंस व्हाई ऑडिट एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। उसके 3 रीजंस बताने हैं, ऐसा क्यों होता है। नंबर 2, आपने स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी और ट्रू एंड फेयर व्यू को हल्का सा एक्सप्लेन करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी इसी वक्त हमारे पास पूरे 15 मिनट है और ये 9 है ना, 6 और 3 9 नंबर। हाँ,
आपने ये लिख के सबमिट करवा के जाना है। जिस पे आप लिखेंगे उसका आपने वो कागज़ फाड़ के हमें दे के जाना। ये चेक होके आपको मिलेगा। ऊपर तो होमवर्क लिखा हुआ है। मुझे पता है, अज्यूम करेंगे लिखा हुआ क्लास वर्क, क्योंकि जो सवाल नंबर 3 है ना ये होमवर्क है। लिखेंगे नहीं तो कहानी बनेगी नहीं। मुझे आपसे लिखवाना है क्लास में। कोई बात नहीं, जितना माइंड में है उतना लिख दो। जितनी बातें की हैं कुछ ना कुछ तो याद होगा। मैं आपसे इन 2 सवालों में परफेक्शन तो नहीं चाह रहा, मैं एटलीस्ट 40-50% रिप्रोडक्शन चाह रहा हूँ। जो आपके माइंड में है कागज़ पे लेकर आए, उसको लिखें, अपना माइंड ब्रॉड करें। अज्यूम करेंगे ये अनसीन सवाल आ गया और आप आईके में बैठे हुए, क्या करेंगे? हाँ, जनाब स्प्रिंग 11 स्प्रिंग 17 नीचे तो है डेफिनेशंस, स्टेवर्डशिप क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है और ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है। अगेन इस प्रैक्टिस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे परफेक्शन चाह रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोगों के पास माइंड में जितनी नॉलेज है उसको आप कागज़ पर लेकर आएँ, ताकि डे 1 से यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट कि यार मैं लिख सकता हूँ, आई कैन डू। और पहला सवाल क्या है? लिस्ट डाउन द 3 रीजंस जिसके मुताबिक ऑडिट एविडेंस परसुएसिव है, कंक्लूसिव नहीं है। तो इसमें कौन सी रीजंस हो सकती हैं? वही जो उसके नुकसानात हैं, कॉस्टली, टाइम टेकिंग, सैम्पलिंग, सारी बातें आप यहाँ में भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नीचे वाला सवाल एक दफ़ा देख लें, अपने पास नोट डाउन कर लें। ऑटम 19 का सवाल अमजद भाई वाला, ये आपने करके आना विदाउट एनी एक्सक्यूज़। ये करके आप लोग आएंगे और आके मुझे सबमिट करेंगे। एक चीज़ हमारी डिसाइड नहीं हुई थी, असाइनमेंट अगर ना की हो तो क्या होगा? 50 रुपये बहुत है सर, वही टेस्ट पेपर की अमाउंट करते हैं 100 रुपये, नहीं 70 रुपीज़, 70 रुपीज़ डन हो गया। 70 रुपीज़, बस मैं 50 कह रहा था, आपने 70 कह दिया। मैं 50 के हक में था। मैं तो टेस्ट पेज पे भी 0 कह रहा था। ठीक है जी। तो ये अमजद भाई जो कि एक कंपनी के CEO हैं, और जो भी कहानी है ये आप लोगों ने एक दफ़ा करके आनी है। और ऊपर वाले 2 सवाल आप लोग अभी हमें दे के जाएंगे। बाकी मुलाकात करते हैं आपसे कल। कागज़ हमें हैंड ओवर करके जाने हैं, जो नहीं करके जाएगा वो कल खुद ही पछताएगा। हाँ जी, डेफिनेटली नाम लिख के जाएंगे। और असी गैस करिए बैठ के। ठीक है जी, अल्लाह दे वाले।